हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और हम भी ठीक ही हैं। पूरा देश ठीक ही है, सब बढ़िया है। अचानक से एक जेन्युइन सा वीडियो बनाने का ख्याल आया मुझे। किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी इफेक्ट्स नहीं, किसी तरह का कोई खास एडिटिंग नहीं। जस्ट जेन्युइन एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मूड हुआ और मन किया कि कोई सवाल जवाब भी किया जाए कुछ जनता से और कुछ सब्सक्राइबर से। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो सही है कि नहीं है, ETC। सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स आज ये सडन वीडियो बनाने का मेरा मूड में सूझा है। खैर, प्रोसीड करने से पहले किसी भी टॉपिक पे एक कॉमन सा क्वेश्चन है। एक देश चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है? देश चलाने के लिए बेसिक से 5 चीजें जरूरी होती है। देश चलाने के लिए बेसिक से 5 चीजें जरूरी होती है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर आपको इसके बारे में बताने का कोई खास इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं है कि आपको दूं। लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का कितना बेहतर है। यूपी अभी फिलहाल का सबसे बहुत बढ़िया अभी राज्य बना हुआ है और हम सब जानते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है। कानून किस तरीके से यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जाती है कानून की, और आए दिन मर्डर, किसी का रेप, और ये सब आम सी बात है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फिलहाल के डेट में अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो वो यूपी में ही हो रहा है। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई ना कोई क्राइम की न्यूज़, किसी का मर्डर, किसी का रेप, किसी की किडनैपिंग, ये सब यूपी से सुनने को मिल ही जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो इंडिया का है उसका तो पूछो ही मत। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। भाई इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा बहरूपिया प्राणी है इंडिया का, जिसके बारे में बोलो तो बेकार, ना बोलो तो और बेकार। मतलब यहाँ पे ऐसे लोगों को हम अंधभक्तों ने चुन रखा है ना, कि जो 8वीं में 8 बार फेल हो चुके हैं, जिन लोगों ने बीए के बाद इंटर और इंटर के बाद 12th किया है। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो भाई साहब ने बोला है कि इंटर के बाद 12th कीजिए, ये ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए, वो भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, जिस नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा है, इसका कोई भी रिलेटेड स्टूडेंट नहीं मिलता है, कोई फ्रेंड नहीं मिलता है जो उस समय इसके साथ पढ़ा हो। ना कोई फ्रेंड है, ना कोई टीचर जिसने पढ़ाया हो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। सबसे खास बात है कि इसकी जो डिग्री प्रिंट हमारी आपकी देख लो। हम लोग 10th कब पास हुए हैं? 15, 16, 14 के आसपास में, यही सबका डेट है 10th पास होने का। और हमारी 10th की डिग्री जो है वो लेमिनेटेड है, और वो डिग्री अभी के वक्त में पीली पड़ चुकी है। 12th उसके 2 साल बाद पास हुए और उसमें भी पीलापन आ चुका है उस डिग्री के पेज में। भाई साहब की जो डिग्री है, जो 1980s की है, 1990s की डिग्री है, वो डिग्री पीला नहीं हुआ है, एकदम सफ़ेद है। उस समय इनके पास प्रिंटर था, उस समय वैसे फ़ॉन्ट थे जो 2010 के आसपास में आए थे। तो खैर, पॉलिटिक्स की तो बात ही ना करें तो बेकार है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का नाम मतलब सिर्फ झूठ, झूठ के दम पे ही सब कुछ होता है। तीसरी चीज़ जो इंडिया के मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इंडिया या फिर किसी भी कंट्री का 4th पिलर के नाम से जाना जाता है, और वो होता है इंडियन मीडिया, या फिर बोला जाए तो मीडिया। और इंडियन मीडिया का तो बात ही नहीं करो। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत इंडिया को 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत इंडियन मीडिया को ना आई थिंक 161 पोजीशन पे रखा गया था, 161वें रैंक पे। उससे पहले इंडियन मीडिया 141वें रैंक पे थी, और वहां से खिसक कर डायरेक्ट 161वें रैंक पे गई। इसके बावजूद अपने रैंक सुधारने के बजाय इन लोगों ने खुद को बिगाड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। अपने पापा का पैर चाटना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन to those of politics, and instead of asking question to those of politics related to development, related to the jobs, related to the vacancies, related to the citizen security, women safety, education, health facility and all, they what are doing actually in India? ये लोग हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरा है हमारे लिए, सिख खतरे में है, ईसाई खतरे में है, ये कर रहे हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने इंडिया जो है वो आई थिंक 7th लार्जेस्ट कंट्री है एज पर दी लैंड, एंड फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एज पर पॉपुलेशन। चाइना के बाद बोल सकते हो तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री पूरी दुनिया में। और मीडिया 161 रैंक पे, 194 टोटल कंट्रीज हैं।
94 95 समथिंग, 94 या 95 लेकर चल लो। और इतनी कंट्रीज के बाद 161वें रैंक पे इंडिया है, और ये लोग अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। सीरियसली, हम विश्व गुरु हैं? इसके बावजूद तो चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी देश को चलाने के लिए, वो है एजुकेशन। और हमारा एजुकेशन क्या ही कहना है। यूपी सरकार ने लास्ट ईयर लगभग 27,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स को बैन किया है। और ये बंद करने के पीछे का रीजन पता है क्या है? लैक ऑफ स्टूडेंट्स। अब हुआ क्या है, इसके पीछे का खेल क्या हुआ है वो जरा सुनिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने हर एक परिवार को 500 रुपये समथिंग या 5,000 रुपये समथिंग बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया। अब इतना पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए आ रहा है पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है, तो आप क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल में डालेंगे या प्राइवेट स्कूल में डालेंगे? डेफिनेटली हम आपके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाए। हमने प्राइवेट स्कूलों में डाला और सरकारी स्कूलों के बच्चे कम हो गए। उन लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों ने फटाक से अपने यहाँ फीस को डबल ट्रिपल कर दिया। आजकल नर्सरी और एलकेजी के बच्चों का जो बुक्स है ना, वो 6-6 हज़ार रुपये का आ रहा है। पता नहीं वो लोग बुक को सोने की परत से रैप करके दे रहे हैं, चांदी से वो लिखा हुआ है, क्या है पता नहीं। लेकिन हाँ, हकीकत है, ये चीज़ हकीकत है कि नर्सरी और एलकेजी के बच्चों का जो बुक है वो 6,000 रुपये का आ रहा है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और इसी बात को मुद्दा बनाकर इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स को बैन कर दिया। ये लोग अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो क्राइम को सपोर्ट करे। बेटा, तुम बोलने से पहले सोचते हो? अरविंद केजरीवाल जो है वो यूपीएससी निकाला हुआ बंदा है। आईआरएस में कमिश्नर बनने तक का सफर तय किया उसने। उसको पता है कि क्राइम कैसे करना है, और उसको ये भी पता है कि क्राइम कैसे मिटाना है। वो बंदा 3 घंटे में 50 पेज का एसे लिख के आया है, और वो एसे में क्राइम कैसे रोकना है ये लिख के आया है। क्राइम कैसे करना, ये बहुत आसान चीज़ है। हम सब, आप बचपन में भी जानते हैं कि इसको करेंगे तो ये क्राइम हो जाएगा, लेकिन रोकना कैसे है ये बहुत बड़ी बात है। एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए इसको लिखने के लिए, ये सोचने के लिए कि क्राइम कैसे रोकना है। और वो आदमी 3 घंटे में 50 पेज क्राइम कैसे रोकना है इस पे लिख के आया है यूपीएससी में। और आप उसको सोच रहे हैं कि उसको क्राइम कैसे करना है ये नहीं पता होगा। उसको फंसाया किस चीज़ में? शराब घोटाले में। एक आईआरएस का बंदा जो कि यूपीएससी दुनिया का थर्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन निकाल के कमिश्नर बनने तक का सफर तय किया, उसको फंसा रहे हो तुम लोग अपने फायदे के लिए। उस इंसान ने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल बंद, हेल्थ फैसिलिटी का बेड़ा गर्क। अभी हेल्थ फैसिलिटी की बात चले तो कुछ टाइम पहले भी एक सीन हुआ था इंडिया में। एक बच्चा आई थिंक हॉस्पिटल में मर गया, लैक ऑफ हेल्थ और लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से। डॉक्टर्स टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पाए, बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में। बच्चे को उसका बाप कंधे पे लाद के लेकर गया है, डेथ हो गई थी बच्चे की। और सेम उसी के आसपास एक और वीडियो आया मेरे पास, जिसमें एक बच्चा अपने बाप को, जो कि पूरी तरीके से बीमार है, उसके पास चलने का हिलने की सलाहियत नहीं है, वो ठेले पे लाद के उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, और पीछे उसकी माँ जो कि प्रेग्नेंट है। और हालात देखकर ऐसा लगा कि अराउंड 6-7 महीने की प्रेगनेंसी होगी उसकी, उसको धक्का दे रही है। ये है हेल्थ फैसिलिटी। तुम इसको विश्व गुरु बोल रहे हो? किस एंगल से भाई? अभी फॉक्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन की, और हैरानी इस बात की है कि इसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यूनुस का भी नाम है, पीएम यूनुस का नाम है इसमें। उन्होंने साफ तरीके से लिखा है कि पीएम यूनुस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, सॉरी इन द वर्ल्ड, इन टॉप 100 लिस्ट। एंड हैरानी की बात यह है कि इंडिया के 56 इंच के सीना का नाम नहीं है। तुम विश्व गुरु हो। कुछ टाइम पहले अमेरिका गए थे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने तुमको अपने पीछे इस तरीके से खड़ा कर रखा था कि वो देखकर ऐसा लग रहा था सामने वो बंदा कोई बॉडीगार्ड हो। ये है हमारे 56 इंच का हालात। हमारा पूरे दुनिया में डंका बज नहीं रहा, ढोल फट गया है अब। ये हालात है। और ये हालात क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये घूम फिर कर अब आ रहा हूँ कि वीडियो बनाने का टॉपिक क्या था। पहलगांव अटैक अभी कुछ टाइम पहले हुआ है, अभी से लगभग 5 दिन पहले। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 27 अप्रैल, एंड 22 अप्रैल को ये हालात घटना घटी है। कहाँ घटी है? पहलगांव में। पहलगांव कहाँ? कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ठीक नीचे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है ये।
समझ में आ रहा है ये बात। 2014 से पहले इंडिया का जो नक्शा हुआ करता था उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर और चाइना ऑक्यूपाइड सियाचिन, ये तीनों को दिखलाया जाता था। अभी का आप अगर देखेंगे इंडियन मैप तो उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, इंडियन मैप में नहीं है। सियाचिन ऑक्यूपाइड चाइना इंडिया में, सियाचिन ऑक्यूपाइड जो चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में है वो हमारे मैप में नहीं है। चाइना अरुणाचल में आता है, डॉक करके चला जाता है, अपना गांव बसा लेता है, नदी बसा लेता है, नदी वो बहा देता है, नदी का नाम बदल दिया, एरिया का नाम बदल दिया। और हमारे यहाँ क्या बोल रहे हैं ये लोग कि मार्किंग सही नहीं से की हुई थी ज़मीन की, बस यही वजह है, बाकी सब चंगा है और कुछ नहीं। हालात देख लो, सांगपो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र जिसको इंडिया में बोलते हैं, सांगपो निकलती है तिब्बत से, या चाइना बोल सकते हैं उसको, चाइना से निकलती है सांगपो नदी, आती कहाँ है इंडिया में, अरुणाचल से दिहांग दिबांग से इंटर करती है, उसके बाद आसाम होते हुए वो बांग्लादेश में जाती है। हकीकत बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी इसका आसाम में पड़ता है नाम। क्यों भाई, अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा हिम्मत नहीं हो रहा, तुम तो 56 इंच के छाती वाले हो, नाम बदल दो। वैसे भी नाम बदलने में तो माहिर हो तुम, नहीं बदल सकते हो, बदलोगे फुला देगा मार के पीछे से, वो है चाइना। कंपैरिजन करने की बात करो तो पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे। अरे 1947 में 3 कंट्रीज आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। और पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान 2 था। अलग बात है कि ईस्ट पाकिस्तान बाद में वो 1971 में बांग्लादेश बन के आज़ाद हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए अगर लेकर चले तो पाकिस्तान तो उसी समय आज़ाद हुआ था 1947 में। तो पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट 2 कंट्री, इंडिया एंड चाइना। आज चाइना कहाँ है भाई, पॉपुलेशन के मामले में तुम चाइना को टक्कर दे रहे हो, ज़मीन के मामले में ऑलमोस्ट चाइना के करीब हो तुम, थोड़ा बहुत। चाइना का जो यूजिंग लैंड है ना, लाइन के ईस्ट में और लाइन के वेस्ट में, तो हम लोग वेस्ट वाला जो चाइना का ज़मीन है वो चाइना यूज़ करता नहीं है, ईस्टर्न वाला एरिया जमा यूज़ करता है जो कोस्टल रीजन के साइड में है, जैसे शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया। तो ये सारा रीजन ऑलमोस्ट, ये दोनों ज़मीन सेम ही है इंडिया और चाइना का। तुम पॉपुलेशन में सेम हो, ज़मीन में ऑलमोस्ट सेम हो, तो फिर भाई चाइना के बजाय पाकिस्तान से क्यों करवाते हो खुद का कंपैरिजन? तुम्हारे पास 5000 साल का पुराना इतिहास है, चाइना, आप पाकिस्तान के पास है? याद नहीं है, कोई याद नहीं है। याद ये भी नहीं होगा कि कुछ टाइम पहले जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो जापान ने मंचूरिया पे जब अटैक किया था, चाइना का ये रीज़न है, मंचूरिया पे अटैक किया था तो चाइना वालों को जापान वालों ने कितनी दर्दनाक तरीके से मारी थी। एक बार एक कहानी जाकर सुनो, यूट्यूब पे अवेलेबल इसकी बहुत सारी वीडियोस। ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर राज किया तो उन्होंने हमारे ऊपर सिर्फ पैसे के ऊपर राज किया, हमको इस बात के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की कि हम लोग ब्रिटिश वाले हैं तो तुम भी इंग्लिश में बात करो, हिंदी में तुमको बात करने की इजाज़त नहीं है। जबकि जापान चाइना पे जब राज कर रहा था ना, तो चाइनीज़ के ऊपर ऑर्डर था कि वो चाइनीज़ नहीं जापानीज़ बोलेंगे, और जो जापानीज़ नहीं बोलता था उसको पूरा शरीर ज़मीन में गाड़ देते थे और ऊपर वो गर्दन छोड़ देते थे, उस पर भी मीठा कुछ लगा के छोड़ते थे ताकि कुत्ता काट के खाए, छील के खाए। ये था चाइना। और आज चाइना कहाँ है? तुम्हारे अंदर औकात है चाइना के ऊपर आंख उठाकर देखने की? 56 इंच पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, म्याओ म्याओ म्याओ। चाइना ने तुमको चारों तरफ से घेर रखा है। लाओस में चाइना बिजली घर ले लिया, म्यांमार में तख्ता पलट कर लिया, अल्टीमेटली लाओस पे भी चाइना डॉक कर चुका है, म्यांमार अल्टीमेटली चाइना के कंट्रोल में चला जा चुका है, इनडायरेक्टली बोल लो, पपेट रूलर वहां पे आ गया। बांग्लादेश बस बैलेंस बना के चल रहा है, श्रीलंका में हम्बन टोटा में चाइना की नेवी आके डॉक करके चली गई तो मुंह देखते रह गए। एक तरफ मोइजू, ये अलग चाइना के सिर पे हाथ रखवाने के बाद उछल रहा है, पाकिस्तान हमारा पूरा दुश्मन है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना ने डेवलप किया, उसके बाद वहां से सीपीईसी रोड बनाकर तिब्बत से कनेक्ट कर दिया, तिब्बत चाइना का ही है, घेर लिया चारों तरफ से। दोस्ती है तुम्हारा, किसके साथ दोस्ती है? म्यांमार दुश्मनी हो ही गया, लाओस दुश्मनी हो ही गया, बांग्लादेश बस बैलेंस बना के चल रहा है, श्रीलंका छीन ही गया हाथ से, एक नीचे था मोइजू का देश वो भी चला ही गया, पाकिस्तान तुम्हारा पूरा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है ही है। अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर टच हो रहा था, लेकिन पीओके को अपने नक्शे से मिटाने के बाद तुम अफगानिस्तान के भी टच से चले गए। ईरान हमारा बढ़िया दोस्त था, लेकिन इसराइल से बैलेंस बनाने के चक्कर में तुम ईरान से भी हाथ धो रहे हो। कहाँ है तुम्हारा भाई पावर, कहाँ है तुम्हारा? कौन तुम्हारे साइड में खड़ा है ये बताओ हमको। इसराइल खड़ा था तुम्हारे साथ में? एक बार जाके जरा उस समय का ट्वीट देखो, जब पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा था वो सारे देश का झंडा उसने लगाया था, इंडिया का झंडा था, लेकिन नहीं, अंधभक्तों ने आज भी यहाँ पे वही फैला रखा है, इसराइल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वाह,
मतलब गोबर खा के और मूत पी के इन लोगों ने अपने दिमाग में गोबर ही भर रखा है। देश का भी जो हालात है ना, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, ये अंधभक्त। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो कैसे अटैक हुआ, कैसे वहां तक आतंकवादी पहुंच गए? कोई जान रहा है? किसी के पास इस बात का सवाल का जवाब है? हमने बस ये बोल दिया कि वो धर्म पूछ के मारा है तो हम धर्म बता के मारेंगे। क्या लॉजिक है ये? इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वो धर्म पूछ के मारा और अब हम धर्म बता के मारेंगे, व्हाई यू आर नॉट आस्किंग दिस कि वो वहां पहुंचे कैसे? व्हाई दे आस्किंग अबाउट द रिलीजन? व्हाट हैपनिंग? व्हाई द टू आर स्टिल द आर्मी वाज नॉट एट द लोकेशन? कोई सवाल का जवाब नहीं इस बात का। जरा ध्यान से सोच कर देखो इस टॉपिक को, थोड़ा सा टाइम लगाकर सोच कर देखो। किसी भी इंसान का अगर यूपीएससी में टफेस्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी भी पुलिस लेवल में अगर चला जाए वो, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है फायरिंग का, पक्का निशानेबाज हो जाता है वो। ग्राउंड पे उतरने के बाद तब भी अगर वो किसी को गोली मार दे, 5-6 दिन तक उसको नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? वो गोली उसके दिमाग में बैठा रहेगा। अगर वो मर गया बंदा तो उसको आजू बाजू महसूस होता रहेगा, ऐसा लगेगा कि बाजू में सोया, बाजू में बैठा हुआ है, हम किसको मार के आए, क्यों मारे हैं, ये हालात होता है। लेकिन वहां पे वो क्या किया, 4 आकर 28 को मार के चले गए। और ऐसा कट्टरपना किसी के दिल दिमाग में तभी आता है जब वो मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया हुआ हो। मिलिट्री का ट्रेनिंग जिसको दिया जाता है ना, वो इंसान पत्थर दिल होता है, एकदम कट्टर, कोई लेना देना नहीं, कोई फीलिंग नहीं है उसके दिल दिमाग में। वो किसी को मार के उसी की छाती पे बैठ के खाना खा लेगा और उसी के पैकेट से सिगरेट निकाल के फिर पिएगा। इतना कट्टर होता है मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी। ऐसे नहीं आर्मी से इतना खौफ खाते हैं लोग। और इतना कट्टर कोई इंसान है कि आया, पूछा, भेजे में गोली मारा। बाद में उसकी वाइफ बोल रही है कि मुझे भी मारो, तो वो बोल रहा है कि तुम्हें नहीं मार सकता, तुम मोदी को जाके बताओ कि धर्म पूछ के मारा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सीधा मैसेज था कि हम हिंदू को टारगेट कर रहे हैं मुसलमान होके, अल्टीमेटली मुसलमान टेररिस्ट होता है। बस हो गया हिंदू मुस्लिम शुरू, यही था ना रीजन। और मोदी को जाकर बताना, इस बात से क्या मतलब था? अपने सरकार को बताना ये भी तो हो सकता था, जाकर अपने देश को बताना ये भी तो हो सकता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे भी गड़बड़ है। दूसरी बात, पीओके का बॉर्डर जहाँ पे है और जहाँ पे ये पहलगाम है, इस दोनों के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस है। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह 6 बजे कोई चला और 11-12 बजे आकर ठोक दिया। उसको इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए। इसका मतलब वो लोग उस एरिया में पहले से आए हुए थे, आकर वहीं किसी होटल में लेकर रुके हुए थे, वहीं का खाना खा रहे थे, मिलिट्री का इक्विपमेंट रखे हुए थे, सारा ड्रेसिंग रखे हुए थे। अलग बात है पहन के नहीं घूम रहे हो। जिस जगह पे ये अटैक हुआ उस जगह पर पहुंचने का सिर्फ 2 रास्ता है, एक एयर, दूसरा लैंड। एयर के बजाय चार्टर से जाओ, हेलीकॉप्टर से, जो वहां पे दिखा नहीं। जमीन से 2 रास्ता है, या तो पैदल आप जाओ या तो फिर वो गधे से जाओ, खच्चर से, डंकी से जाओ। खच्चर से मिलिट्री जा नहीं सकता है, फिर गया कैसे? पैदल। तो क्या लगता है कि वो लोग वहां पे बैग में कपड़ा भर के गए होंगे और कहीं पे पेड़ के पीछे छिप कर पहने होंगे? नहीं, वो पहनकर आए थे मिलिट्री के ड्रेस कहीं दूर से। उसके बाद वहां पे ठोका, ठोक कर निकल गए और 2 घंटे तक किसी भी आर्मी का पता नहीं। कैसे पॉसिबल है यार? हमारे देश की एनआईए क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है, रॉ क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। सबको पता है, लेकिन सबको मुंह बंद करके रखने के लिए बोला गया था। अल्टीमेटली ये एक प्री प्लान्ड अटैक है, एक ऐसा प्लानिंग जिसके बारे में हो सकता है पाकिस्तान को पता और हो सकता है पाकिस्तान को पता नहीं भी हो। इंडिया को इसके बारे में पता था, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मस्जिदों की सर्वे हुई, एएसआई सर्वे हुई, और बहुत सारी मस्जिदें तोड़ी भी गई। अल्टीमेटली बहुत सारे उल्टे पुल्टे डिसीजंस लिए गए कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होगी, छत पे नमाज नहीं होगी, ये वो पता नहीं क्या क्या। मुसलमानों ने कहीं पे कोई तीन तड़ांग नहीं किया, नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, शांति था। लेकिन ये शांति बर्दाश्त कैसे होगा? इस शांति को भंग करना था, और वो भंग करने के लिए ये खुराफात किया गया है, और कोई बात नहीं है। इसीलिए, लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं ना कि कबाब में हड्डी। शैतान कितना ही उछलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है जो अल्टीमेटली बचा लेता है। कश्मीर का वो आदमी आ गया, हुसैन, और उसने आतंकवादियों के हाथ से बंदूकें छीनने की कोशिश की, बाद में छाती पे गोली खा के मर गया। मुसलमान था, फिर कैसे बोल सकते हो कि वो टेररिस्ट है? दिस इज़ नॉट एक्चुअली, ये पूरी प्लानिंग है। बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी तुम लोग शांति से मत रहो। क्या किया इसके बाद? इंडस वैली का इंडस ट्रीटी को तोड़ दिया, सस्पेंड किया, तोड़ा नहीं किया, सस्पेंड किया गया। 48 घंटे में पूरे पाकिस्तान इंडिया से बाहर चले जाओ, इंडिया वाले सारे पाकिस्तान से बाहर आ जाओ, तुरंत इंडिया वापस आ जाओ। इसके अलावा क्या किया हमने? इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद सच में पानी रोक दे? तुम्हारे पास पानी रोकने का है कोई भी ऐसा साधन?
सतलज की पानी रोकोगे, सतलज के ऊपर कितने बांध बने हुए? सबसे बड़ा दो ही बांध है, एक भाखड़ा और एक नंगल। कितना रोक लेगा ये दोनों पानी? जितना बहाव है सतलज का, ये दोनों डैम्स एक लिमिट के बाद पानी नहीं रोक पाता, और लिमिट भी मुश्किल से हफ्ता दिन का है, हफ्ता 10 दिन से ज्यादा का उसका लिमिट नहीं है। झेलम का ले लो, चेनाब का ले लो, रावी का ले लो, ब्यास का ले लो, सतलज का ले लो, इंडस का ले लो, इतने सारे नदियों का पानी कहाँ रोकोगे? जो सबके सब जाके अल्टीमेटली इंडस में ही मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग बहकाने का, वॉश करने का तरीका था कि हमने बड़ा एक्शन लिया, मास्टर स्ट्रोक का। दिस इज नथिंग, सिर्फ एक जुमला था। अगर ऐसा सच में था, सच में इस बात की क्योरिटी थी, सच में इस बात का वो कह सकते हैं कि मोदी जी को इम्पोर्टेंस था कि मरे हैं तो हम बदला लेंगे, तो भाई तुम अगले ही दिन बिहार में जाकर एयर शो क्यों देख रहे थे? वो भी दांत छियार के, नीतीश कुमार के साथ, याद नहीं है? ठीक उसी समय बीजेपी के एक और मिनिस्टर का वीडियो आया जिसमें वो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे में टोटल 13 लेटर होते हैं, हैप्पी में 5, बर्थडे में 7, और 13 ये लेटर मिला के वो 13 केक रखी हुई थी, एक लेटर एक केक पे, और उसको काट रही थी, हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। और हमारे इंडियन मीडिया किसके पीछे पड़े हैं? एक पाकिस्तानी आदमी पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स के अंदर, एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर एक केक लेके जा रहा था, उसके मुंह में माइक घुसा के पूछ रहे हैं कि क्यों लेकर जा रहे हो, किस बात की खुशी मनाई जा रही हो सकता है उसका बर्थडे हो भाई, एक आध केक लेके जा रहा है। चलो तुमने सवाल पूछा, बहुत बढ़िया बात है, सेम क्वेश्चन तुम मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहे हो कि एक तरफ मौत हुई है, तुमको यहाँ पर देश में शोक मनाना चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन का शोक कर देते, 2 दिन शोक छोड़ो, 2 मिनट का मौन कर लेते, नहीं तुम वहां जाके दांत छियार के एयर शो देख रहे हो। तुम्हारा ये मेरे 13 वो तो फिर भी पाकिस्तानी है, उसके पास चलो ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे तो शोक का वक्त है, ये 13 केक काट रही है, क्यों भाई? अमित शाह वो वहां पे मौत के, सॉरी, शहीदों के बॉडी के ऊपर फूल चढ़ाने गया हुआ है, और वहां पे रेड कारपेट वाला प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। अरे थोड़ा शर्म कर लो यार, तुम वहां पे पॉलिटिक्स क्यों, किस बेसिस पे कर सकते हो? वो पॉलिटिक्स करने की जगह है वहां पे। ये हालात बना रखा है। शिवसेना का आदमी जाकर वहां आदिल से मिला, उसको 5 लाख रुपए का दिया एक गिफ्ट के तौर पे, और उसका घर खराब था तो घर बनाने की बात कही। नीचे में अंधभक्त बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है, ये हिंदू के नाम पे कलंक है। बहुत सारा ऐसा अनगिनत कमेंट मैंने देखा। ये अंधभक्त है, इन लोगों ने गोबर में से चना, गोबर में से चावल और गेहूं निकाल के खाने के चक्कर में यहां पर भी गोबर भर लिया है, इतना मूत और गोबर पी लिया है इन अंधभक्तों ने। पूरे देश में जो हालात है ना, एजुकेशन सिस्टम फेल, लॉ एंड ऑर्डर फेल, पूरा हेल्थ फैसिलिटी फेल, पूरा पॉलिटिक्स फेल, पूरा मीडिया फेल, हर चीज का रीजन बस एक ही है, अंधभक्त। पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन सिर्फ वही करते हैं जो सिटीजन्स चाहती है, और सिटीजन्स अगर चाहती ही नहीं है कि कुछ बढ़िया हो, तो उनको क्या शौक चढ़ा हुआ है? कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है भाई। जितना यहाँ पे बजट पास होता है ना छोटे छोटे काम के लिए, छोटे काम के लिए एक नॉर्मल सा 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, 5 लाख करोड़ का बजट पास हो। 1 लाख करोड़ पता है कितना होता है? 1 लाख में 5 जीरो और करोड़ में 7 जीरो, एक पे 12 जीरो बैठाओ तो 5 लाख करोड़ होगा। ये इतना बड़ा अमाउंट, कैलकुलेटर पे ये लिखो तो एरर आ जाएगा, 12 के बाद कैलकुलेटर भी नहीं लेता, ये 13 नंबर है। इतना बड़ा अमाउंट है, इससे अगर रोड बनाया जाए ना तो कई साल तक नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ टनल का, पहली बारिश में टूट गया। नवी मुंबई और मुंबई एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ, पहली बारिश में टूट गया। अरे हद है यार, तुम स्पेस टेक्नोलॉजी पे रोड बनाते हो, टूट जा रहा है, गड्ढा हो जा रहा है, पैसे जा कहाँ रहा है सारा का सारा? कोई पता नहीं क्यों, क्योंकि पैसा जा का ही नहीं रहा है, वो वापस उन्हीं के जेब में आ रहा है। यहाँ से 40 करोड़ रुपए, 40 लाख करोड़ रुपए बजट पास हुआ, और 40 लाख करोड़ रुपए वहां, मतलब बजट पास होने के बाद वो फर्स्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते एकदम डाउन हो गया। खटाखट जो बजट पास किया तुरंत वही निकाल के मुट्ठी से भर लिया पैकेट में। फिर उसके बाद गवर्नर आया, सवाल लग रखा, पॉलिटिशियन जो अपोजिशन आया सब लेते चला गया। अल्टीमेटली नीचे कितना पहुंचा? कुछ करोड़। कहां से बनेगा? इसके लिए जरूरी है कि हम अनपढ़ नेताओं को हटा दें। नाउ इट इज अ टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन वेदर वी आर फॉलोइंग आवर फंडामेंटल राइट्स, वेदर वी आर फॉलोइंग आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। नो, इट इज अ टाइम टू रेज द क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट वेयर यू आर। तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है कि तुम किसी एक जूनियर तरीके का कोई एग्जाम निकाल लो? नहीं, औकात नहीं है, पढ़े हुए नहीं हो तुम।
बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम नहीं हो पढ़े हुए, किसी बात का रद्दी बराबर फर्क नहीं पड़ता है तुमको। और अगर पड़ता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछते सरकार से कि कहाँ है वो जॉब जो 2 करोड़ साल का देने का वादा था, कहाँ वो 15 लाख रुपए जो सारे काला धन आने के बाद मेरे अकाउंट में आने वाले थे। चलो 15 लाख छोड़ो, काला धन कहाँ है? तुमने तो नोटबंदी भी कर दी, जीएसटी से फायदा होने वाला था ना, 100% जीएसटी लगा हुआ है कुछ कुछ चीज पे, कहाँ है? 12 लाख के थार 22 लाख रुपए में आती है, इतने सारे टैक्स लगा रखे हैं उसके ऊपर, कहाँ है? सारा का सारा तो तुम मेरे से ही ले रहे हो, बदले में मुझे क्या मिल रहा है? हम जो कमाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, कमा टैक्स दिया हुआ पैसा है, अब खर्चो तो टैक्स, कुछ खरीदो तो टैक्स, कुछ खाओ तो टैक्स, बैंक में रखो तो टैक्स, ना रखो तो टैक्स, हर जगह टैक्स। मतलब अल्टीमेटली 100 रुपये तुम कमाओ तो तुम्हारे पास बिना टैक्स का अगर कोई पैसा है जो एक्चुअली में तुम खर्च करोगे तो 30-40 रुपये ही है, बाकी 60 रुपया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सरकार लेकर चली जाती है। ये है हमारी निर्मला ताई का हालात। ये मैडम बोलती है कि मनमोहन सिंह के जैसा अगर मुझे मौका मिले तो मैं कभी नहीं बनना चाहूँ, इवन कोई नहीं बनना चाहेगा। मैडम जी, सपना देखना एक जेन्युइन सा बात है कि इंसान सपना देखे, लेकिन सपना देखो ना तो भी तुम मनमोहन सिंह के जैसा तो नहीं बन सकती हो। 1991 के आसपास में इंडिया के पास 15 दिन का फॉरेक्स था, फॉरेन एक्सचेंज 15 दिन का था। उस समय वो आदमी फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुर्सी पे बैठता है और 2008 में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनकर खड़ा होता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर होता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर पूरे दुनिया का। आज भी थर्ड इकोनॉमी है और वो दूसरा कभी नहीं बन सकता है, जिस तरीके का यहाँ पे हमने पॉलिटिशियंस पाल रखा है, कभी नहीं बनेगा। हम 2014 में पहली बार आज़ाद हुए तो उससे पहले क्या करते थे? मतलब कुछ भी उठपटांग बोल रहा है यहाँ पे, हा 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 मोदी मोदी कर रहा है, किसी को औकात नहीं है कि सवाल पूछे, किसी में हिम्मत नहीं है क्वेश्चन राइज करने की। क्यों भाई? मजाक बना कर रखा हुआ है तुम लोगों ने देश का। अजीब बात है यार, एजुकेशन बेड़ा गर्क, हेल्थ फैसिलिटी बेड़ा गर्क, हर तरफ खत्म कि एकदम चौपट हो रखा है हर चीज, लेकिन फिर भी सब चंगा से। खैर, पहलगांव अटैक जो हुआ उस पर बहुत दुख है, लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये प्री प्लान्ड है और प्लानिंग में पाकिस्तान शामिल हो या ना हो। ये जो हमने इंडस्ट्री सस्पेंड किया है, ये एक्चुअली में भी सस्पेंड हुआ भी है कि नहीं ये कोई नहीं जान रहा है, पानी रुका भी है कि नहीं कोई नहीं जान रहा। जिस तरीके का बहाव है नहीं रुक सकता है वो, ये सिर्फ किताबों में बोल दिया गया है, पेपर्स में बोल दिया गया, सस्पेंड हो गया। हाँ, आना जाना जो हुआ था पाकिस्तान वालों का इंडिया में और इंडिया वालों का पाकिस्तान में, ये हकीकत हो सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल है कि नहीं ये पता नहीं, इंडिया शामिल है इस अटैक में, इंडिया डायरेक्टली शामिल है। जोक्स अपार्ट, कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर दोबारा फिर कभी डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में क्या हकीकत है इंडिया की और क्या हम देख रहे हैं, हमें क्या दिखलाया जा रहा है। लेकिन अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब जाग जाओ, अब मत सोए रहो, वरना फिर जब तक वक्त है संभल गए तो ठीक, वरना वक्त ने खुद से तुम्हें संभालना शुरू किया तो बहुत दर्द होगा। अभी वक्त है, उठ जाओ, दिस इज द ओनली टाइम। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ एंड मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, जय भारत। और देखो इंडियन मीडिया का हालात, फन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इंक्रीज द लाइफ। कहते हैं ना, स्माइल करते रहो, हंसते रहो तो 5-5 मिनट बढ़ती रहती है ज़िंदगी की। तो इंडियन मीडिया को देखकर हंसो। जय हिंद।